पॉलीमराइजेशन में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं पॉलीमराइजेशन में वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए पॉलीमराइजेशन दो चैप्टर्स कवर करते हैं। चैप्टर 6 ना होने के बराबर। चैप्टर 6 में सिर्फ दो एग्जाम्पल्स हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन को लेकर पॉलीईथीन है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को लेकर बैकलाइट है। ठीक है, सही मानों में अगर ये टॉपिक पॉलीमर है तो ये टॉपिक जो है सही मानों में अगर है तो ये चैप्टर 11 में है। ठीक है, तो हम जाहिर है एक तो हम चूंकि मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन ना करें, आप टॉपिकल वाइज प्रिपरेशन करें। आप टॉपिक पे कमांड लें। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कमांड है तो क्वेश्चंस अगर वहां से आते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो टॉपिकल कमांड बहुत जरूरी है। और इवन इस बात से एग्री करेंगे हमारे ए लेवल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग वहाँ टॉपिकल पढ़ते हैं, टॉपिक पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं और टॉपिकल हम ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो बेटा टॉपिक पे कमांड होना चाहिए। तो आपने देखा है मेरी भी यही कोशिश होती है कि आपको टॉपिकल पढ़ाया जाए, इवन वो किसी भी चैप्टर से आ रहे हो, हम इस टॉपिक पे कमांड दें। सही है। पॉलीमराइजेशन में चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 11 है। ये दो चैप्टर से पॉलीमराइजेशन के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। अच्छा, एनटीएस के लिहाज से या एग्जाम्स के लिहाज से अगर आप एनटीएस के लिहाज से देखें, एनटीएस के लिहाज से अगर आप देखें, ठीक है, एनटीएस के लिहाज से अगर आप देखें तो पॉलीमराइजेशन किस तरह पॉलीमर्स जो है क्वेश्चंस कर रहे होते हैं पॉलीमर्स से रिलेटेड। बेटा इसमें ज्यादातर आपसे पूछते हैं मोनोमर्स। ज्यादातर बच्चों इसमें मोनोमर्स पूछते हैं आपसे। ठीक है, मोनोमर्स के बाद यूजेस बहुत पूछी जाती हैं आपसे। बच्चों कैटलिस्ट बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कैटलिस्ट आपसे। बच्चों कैटलिस्ट के बाद टेम्परेचर्स बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो हमने इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, पॉलीमराइजेशन है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमराइजेशन? अगर हम पॉलीमराइजेशन की बात करें तो बेटा पॉलीमराइजेशन हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें मोनोमर्स आपस में मिलते हैं और मोनोमर्स आपस में सेल्फ कॉम्बिनेशन करते हैं और एक जाइंट स्ट्रक्चर बन जाता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। उस जाइंट स्ट्रक्चर को मैक्रोमॉलिक्यूल हम कहते हैं या हम उसे पॉलीमर कहते हैं। लेकिन वो जो जाइंट स्ट्रक्चर होता है, मैक्रोमॉलिक्यूल जो होता है, वो सिंगल होगा, ये जहन में रखें आप। मोनोमर्स बहुत सारे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर 10,000 मोनोमर भी मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएंगे और मिसाल के तौर पर सिर्फ 2 मोनोमर भी मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएंगे। यानी आपका जो पॉलीमर होगा वो सिंगल होगा, ये जहन में रखिएगा। पॉलीमर कहलाता है हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं और मिलकर एक बिगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोनोमर्स। उन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलें अब पॉलीमराइजेशन की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, पॉलीमराइजेशन की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, पॉलीमर्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो बच्चों हमारे पास एक पॉलीमर है एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एक हमारे पास है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा हमारे पास है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है बच्चों, दो पॉलीमर्स हैं, एक को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरे को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि देयर इज नो एलिमिनेशन of byproduct. There is no elimination of byproduct.
लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर्स, अगर हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि देयर इज एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट होंगे, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट, इसमें से बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट होंगे। अच्छा, ज्यादातर हम देखते हैं कि जो बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट होते हैं वो वाटर होते हैं। थैंक यू सर। वो वाटर होते हैं, ज्यादातर जो हम देखते हैं वो बेटा वाटर होते हैं, हमारे कोर्स में भी वाटर है। अच्छा, कैटलिस्ट अक्सर हम नोटिस नहीं करते हैं, मैं आपको नोटिस दिलवाऊंगा कि कैटलिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, बहुत कम बच्चों को पता है कि व्हाट इज कोपॉलीमर, कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, मालूम है? व्हाट डू यू मीन बाय कोपॉलीमर मेरे बच्चों, मालूम है? जी जी बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीमर नहीं। देखिए अब मैं आपको बताऊं, कोपॉलीमर, कोपॉलीमर, अ पॉलीमर, अ पॉलीमर, a polymer which has more than one type of monomers। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, मिसाल के तौर पर अगर मैं पूछूं which of the following is कोपॉलीमर, इनमें से कौन कोपॉलीमर है? ऑप्शन ए पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीए पॉलीविनाइल एसीटेट, बैकलाइट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्या लगता है बच्चों? देखिए पीवीसी में एक ही होता है मोनोमर, विनाइल क्लोराइड, विनाइल एसीटेट, लेकिन बैकलाइट आप अच्छी तरह जानते हैं कि बैकलाइट में जो मोनोमर्स होते हैं उनमें फिनॉल होता है ना बेटा, और फॉर्मल्डिहाइड होता है। अगर आपको जाकर देखना है तो आप चले जाइए, मेरा ख्याल ऐसे होना चाहिए पेज नंबर 104 पर जाके देख लीजिए आप, पेज नंबर 104 या 105, लेकिन मैं श्योर हूं कि पेज नंबर 104 पे होना चाहिए। मुझे फीडबैक दें, बुक अभी मेरे पास नहीं है। जी बेटा, एम आई राइट? वन 104 से 105 पे जाएगा ना, जाहिर है 104 में आपके पास जो है पॉलीइथाइलिन होगा और 105 पे आपके पास बैकलाइट होगा। ठीक है, चले, अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चले, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, मैं रब करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करूंगा। आपसे पूछा जा सकता है मेरे बच्चों, ठीक है, कोपॉलीमर अब आपको समझ में आ गया भाई, कोपॉलीमर ये क्या है? होमोपॉलीमर है, ये होमोपॉलीमर है। ठीक है, ये होमोपॉलीमर सब। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। चलो मेरे बच्चों, स्टार्ट लेते हैं। The monomers of PVC is /R. Option A
विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ऑप्शन बी क्लोरोईथीन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्लोरोईथाइलिन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सोचिए इस पे क्या आंसर क्या होना चाहिए। विच catalyst is used in PVC? कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है पीवीसी में? ऑप्शन ए H2O2, ऑप्शन बी V2O5, ऑप्शन सी C2H5OH इथेनॉल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों। 3, क्वेश्चन नंबर 3। टेफ्लॉन is used for making utensils. The monomer of Teflon is /R। हम डायरेक्ट आंसर पर आएंगे। इसका आंसर क्या होगा ढूंढिए। इसका आंसर चले ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ऑप्शन बी ट्राइक्लोरोइथाइलिन, ऑप्शन सी A and B both, ऑप्शन डी none of these। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, और इसके बारे में पूछा जाता है, बहुत पूछा गया है इसके बारे में, और इसके बारे में ये पूछा जाता है। देखें, perspex is a polymer। ठीक है, आप पास पेपर में देखेंगे मिलेगा आपको ये। which is used for making hair brushes and comb। The monomer of perspex is R। इसमें भी ऑप्शन नहीं दे रहा, ढूंढिए ये कहां है। आइए बेटा स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट से। आपका क्या ख्याल है पहले का आंसर क्या होना चाहिए? बेटा फर्स्ट वाले का आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ठीक है, देखें अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर आप ये पहले वाले का स्ट्रक्चर देखें तो ये है बेटा मेरे पास, ये देखें ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये कहलाएगा आपके पास विनाइल क्लोराइड कहलाएगा। ये इसे हम विनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, हम इसे क्लोरोईथीन भी कहेंगे,
और इसका एक और नाम होता है कॉमन नेम क्लोरोइथाइलिन। आपने सही कहा कि डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये विनाइल क्लोराइड भी कहलाता है। अगर आप इसकी आईयूपीएसी लेंगे तो ये आईयूपीएसी लेने पे क्या कहलाएगा, क्लोरोइथीन भी कहलाएगा। और इसका एक कॉमन नेम होता है क्लोरोइथाइलिन। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये भी। इसलिए हमने कहा ऑल ऑफ दिस। क्या Which is the best one? विच इज द बेस्ट आंसर? जी जी जी, विच इज द बेस्ट आंसर? ऑल ऑफ दीज इज द बेस्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा देखें, अब ये बात हो गई। अच्छा, इसका आंसर क्या लगता है आपको? ये है बच्चों H2O2, H2O2। और ये आपको मिलेगा पेज नंबर, मैं पेज नंबर भी रेफरेंस दे दूं कि ये आपको पेज नंबर 268 में मिलना चाहिए। जरा चेक करें, सही कह रहा हूं? पेज नंबर 268, और मार्क कर लीजिए H2O2 पेज नंबर 268, 267 इसी तरह मिलेगा आपको। देखें, दोनों में से कोई एक पेज होगा। मुझे कंफर्म याद आ रहा है 268 है। सही कह रहा हूं मेरे बच्चों? ठीक, सही है बेटा। तो इस तरह ये याद करना है। टेफ्लॉन मिला, टेफ्लॉन ये आपको मिलेगा। आप बुक पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, बिल्कुल आखिरी पेज, लास्ट पेज 270 है शायद, लास्ट पेज, बिल्कुल लास्ट पेज पर आपको टेफ्लॉन मिल जाएगा। टेफ्लॉन, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन इसका नाम है। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई? 1 2 3, तो एक CH इधर लगा। ठीक है, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई? 1 2 3, तो CH इधर लगाते हैं। इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर है, ये है टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन आपको लास्ट पेज पर फर्स्ट पैरा की दूसरी या तीसरी लाइन में मिल जाएगा। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे बच्चों क्या हो गया? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आइए पर्सपेक्स। ये क्वेश्चन पास पेपर्स में आता रहा है, और आप यकीन करें कि ये मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं। 2015 नहीं आया, 2016 नहीं आया, 2017 में भी नहीं आया, और 2018 में जितने MCQs बताए थे सबके सब आ गए। तो लिहाजा हमें जो है बुक मार्किंग जो मैंने आपको कराई है बहुत इंपॉर्टेंट। 2019 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बेटा NTS कहां से उठा सकता है क्वेश्चन, या कोई भी इदारा टेस्ट ले रहा हो वो कहां से उठा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो क्वेश्चन कहां कहां जा सकता है, उसकी अप्रोच कहां कहां तक हो सकती है, हमें ये देखना है। तो मेरा ख्याल है पेज नंबर 268 पे आते हैं, और 268 में देखें आप, ये रहा पर्सपेक्स, ये रहा पर्सपेक्स 268। देखें लिखा हुआ है, मेरी बुक में तो 268 है, हो सकता है आपकी बुक में 267 हो, जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं। नहीं, 268 है। ठीक है, अब जरा इधर एक चीज देखो भाई, इंपॉर्टेंट बात। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेस्ट में आएगा, आएगा, ये आवे आवे है ये क्वेश्चन। तुम देख लेना, तुम देख लेना, कहीं ना कहीं आएगा ये टेस्ट, तुम्हारी नजरों से ये गुजरेगा, बस मुझे ये लगता है। मेरे मौकिल ये बता रहे हैं। ठीक है ना। मिथाइल मेथाक्राइलेट का ये स्ट्रक्चर हमारी बुक में मेंशन है, ये देखो। इसीलिए मैं आपके सामने, मैं बुक उठाता नहीं हूं कभी भी, आप जानते हैं,
लेकिन मैंने बुक उठा ली ताकि आप मुतमईन हो जाएं, सर ने ये स्ट्रक्चर बुक से कॉपी किया है। ये है मेरे बच्चों स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर का नाम है मिथाइल मेथाक्राइलेट। कॉमन नेम है बेटा ये। आपको क्या लगता है, वो इस तरह भी पूछ सकता है, मिथाइल मेथाक्राइलेट आपके पास है कि द अबव स्ट्रक्चर हैविंग विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इस पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग रहा है आपको, बताइए। इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप कौन सा लग रहा है मेरे बच्चों, बताइए जल्दी से। अब्बास भाई आपकी हेल्प चाहिए होगी मुझे। अब्बास भाई क्या बता रहे हैं बच्चे? एस्टर बता रहे हैं, ईस्टर। अच्छा, ईस्टर बता रहे होंगे, ईस्टर है ना। है ही मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये क्लास ही मेरी ब्रिलियंट है, शाबाश बेटा, थम्स अप। ईथर नहीं है, जो लोग ईथर बता रहे हैं उन्हें अशद जरूरत है स्टडी करने की। आपने पढ़ना है और अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। ईथर कैसे हो सकता है बेटा, 2 ऑक्सीजन है, देखो और से देखो, 2 ऑक्सीजन है तो ईथर कैसे? ईथर में 1 ऑक्सीजन होता है। 2 ऑक्सीजन किस में होते हैं? 2 ऑक्सीजन 2 लोगों में होते हैं, कार्बोक्सिलिक में और ईस्टर में। तो ये ईस्टर है ना बेटा, ठीक है, ठीक है। अब्बास भाई को भी याद हो गया, सोचें अब आप। अब्बास भाई ने केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी थी, अब्बास भाई अब एक्सपर्ट हो गए केमिस्ट्री। ये देखिए, अब्बास भाई भी वहां से कह रहे हैं ईस्टर लग रहा है मुझे, ठीक है। ये ईस्टर है, मेजर ग्रुप इसका ईस्टर है, ठीक है बेटा। अब याद करो ईस्टर की नेमिंग कैसे कराई थी मैंने ईस्टर की नेमिंग ये कराई थी अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल। इस आर को अलग लिखते हैं और इस वाले ग्रुप को हम अलग लिखेंगे। इसे हम लिखते हैं O8 के साथ, प्रोपेनोएट, ब्यूटेनोएट, पेंटानोएट। और इस आर को, अच्छा अब ये क्या हम अपनी मर्जी चला रहे हैं? नहीं, हम रिस्ट्रिक्टेड है बाय IUPAC। यू नो वेरी वेल, IUPAC हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इदारा है जो हमें बताता है कि इस स्ट्रक्चर की नेमिंग आप इस तरह करेंगे, अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। अपनी मर्जी चलाते तो इसके 10,000 नाम हो जाते। आप अलग कहते, मैं अलग कहता। जैसे हम घर में कुर्रतुल ऐन को ऐनी भी कहते हैं, लेकिन कभी भी वो ऐनी जो है ना, जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएगी तो वो कुर्रतुल ऐन लिखेगी, उसे पता है कि ऐनी कॉमन नेम। तो इसी तरह IUPAC हमें बताता है कि ये जो आर है इसे आइजो लिख सकते हो, सेकेंडरी लिख सकते हो, टर्शरी लिख सकते हो, ठीक है। ये IUPAC कहता है हमें। तो ये क्या हो गया बेटा, फिर बताओ जल्दी से। मिथाइल, ये आ गया मिथाइल आ गया ना, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये रही आपकी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग कर लो जल्दी से। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, ये कार्बन 3 हो गया। तो हमें इसे करना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप ये बता रहे होंगे कि हमें इसे लिखना चाहिए 2 मिथाइल, ठीक है। अच्छा, आप 1 भी लिख सकते हैं, 1 इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। एक मिनट मैं डबल बॉन्ड 2 लगा दिए शायद, एक मिनट रुकिएगा। एक तो ये तो कार्बोनाइल है ना, ये तो कार्बोनाइल है, इस पे शायद डबल बॉन्ड मैंने 2 लगाए, लेकिन चेक करें, गौर से देखें, इसको सही कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। वेरी सॉरी, मैंने डबल बॉन्ड 2 लगा दिए। अकॉर्डिंग टू बुक अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड इधर है ना, तो ये हो गया 1 2 3। तो क्या लिखना चाहिए मुझे? मिथाइल 2 मिथाइल, अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, मिथाइल 2 मिथाइल, फिर 2 प्रोपीन। इन क्यों लिखा? बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। 2 प्रोपीन। और O8 क्यों लिखूंगा? बिकॉज ऑफ ईस्टर। तो इसकी नेमिंग हमारे सिलेबस के मुताबिक ये होना चाहिए। अब आइए, अब सुने, नेट पे सर्च करेंगे तो वो आ रहा होगा मिथाइल प्रोपेनोएट, पोजीशन नहीं दी, लेकिन हमारे सिलेबस के मुताबिक अकॉर्डिंग टू पेज नंबर, जाइए रेफरेंस दे देता हूं, 122 123, जाइए देख लीजिए, वहां पर ये
आपके पास मौजूद होगा। 122 123 में टेबल्स गिवन हैं जिसमें आपको समझाया गया है कि आप नेमिंग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल करेंगे आप। तो मैंने अकॉर्डिंग टू दैट टेबल इसकी नंबरिंग कर दी, नेमिंग भी कर दी। इज इट क्लियर? जी बच्चों, अब आपको आना चाहिए मेरे बच्चों पेज नंबर 267 पर। ठीक है, 267 देखते रहिए। पहले एमसीक्यूज लिख रहा हूं, फिर आंसर दीजिएगा। ठीक है, विच Carolyn is a polyester पॉलीमर। एक पॉलिस्टर पॉलीमर है बेटा ये ना। द मोनोमर ऑफ Carolyn is R. Option A, terephthalic acid and adipic acid. Terephthalic acid and adipic acid. Option B, terephthalic acid and ethanediol. Option C, hexamethylene diamine and adipic acid. Option D, none of these. क्या लगता है बच्चों? जी बच्चों, क्या लगता है आपको? सर क्या बता रहे हैं बच्चों? मेजॉरिटी बी। बिल्कुल सही बता रहे, बिल्कुल सही बता रहे, शाबाश। ये बी है। अब जाओ जरा पेज नंबर, मैंने तो पेज नंबर भी बता दिया बेटा। टेरिफेथलिक एसिड, ये देखो भाई, टेरिफेथलिक एसिड का फॉर्मूला जो है वो ये हो सकता है भाई। ये आपकी एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। इसमें लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, इसमें लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, ठीक। और आपके पास दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल किसे कहते हैं बेटा? CH2 डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास इथाइलिन ग्लाइकॉल है। ये पेज नंबर 267 में मेरे बच्चों आपके पास मौजूद है, सही है ना? सॉरी, सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। पेज नंबर 267 में मौजूद है। अच्छा, अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इसे बेटा हम टेरिफेथलिक एसिड भी कहते हैं, ये कॉमन नेम है, ठीक है। और बेटा इसे हम, एक और नाम है इसका, बताओ क्या नाम है? जल्दी से बताओ, IUPAC नेम क्या होना चाहिए? ये देखें, 1 2 3 4 5 6, तो ये होना चाहिए 1,4 बेंजीन डाई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है बेटा, ये होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि वो आपसे इसमें पॉलीमर पूछें। अब देखो क्रॉस वेरिएशन, देखो क्वेश्चन में वो आपसे कहे, आप गौर से सुनना। आर यू रेडी? गौर से सुनो पहले, आर यू रेडी?
यस कहो मुझे जल्दी से, आर यू रेडी? ठीक, अब गौर से सुनो। द अबव स्ट्रक्चर इज टेरिफेथलिक एसिड। हाउ मेनी कायरल कार्बन, देखो कहां ले गया हो, ऑप्टिकल आइसोमर में ले गया। हाउ मेनी कायरल कार्बन, इसमें कितने कायरल कार्बन? कायरल कार्बन वो होते हैं, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों अटैचमेंट डिफरेंट हो। दो हैं या जीरो है? जीरो है ना बेटा। देखो ना कैसे, ये देखो, अब अगर इसमें हम देखें ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो एरोमेटिक रिंग में तो कोई भी कायरल कार्बन नहीं हो सकता। एरोमेटिक रिंग में कायरल कार्बन कोई नहीं होगा। ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, क्योंकि कायरल कार्बन की डेफिनेशन ये थी, which contain 4 डिफरेंट वैलेंसीज कह लीजिए या अटैचमेंट। अब आप देखिए क्वेश्चन है पॉलीमर का, लेकिन उसको घुमाकर आपसे ऑप्टिकल पूछ ली, तो हमें तैयार रहना चाहिए किसी भी चीज के लिए। ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं, वेरिएशन, मैं टैरिलिन की जगह नायलॉन लिख दूं, तो फिर आंसर क्या होगा? सी, बिल्कुल सही। ये रहा पेज नंबर 266 में आप देख सकते हैं सी। ठीक है, सी देख सकते हैं आप। जल्दी से आइए पेज नंबर 265 पर, रेयॉन, जल्दी आइए। रेयॉन, रेयॉन हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल सिल्क है, ठीक है ना, हम सब जानते हैं ना बेटा रेयॉन। अब जरा मैं एक क्वेश्चन, आप इसको रीड कीजिएगा, पेज नंबर 265 रीड कीजिएगा, 267 रीड कीजिएगा और मेरे एमसीक्यूज के आंसर दीजिएगा। मैं जो एमसीक्यूज लिख रहा हूं, जब तक आप रीड कर ले मैं एमसीक्यूज लिख रहा हूं। Which acid is used for getting की स्पेलिंग क्या होगी? गुड, ये होगी हासिल करना, डबल टी, ये हाँ, फॉर गेटिंग फाइन थ्रेड्स इन विस्कोस रेयॉन। ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जी बताइए। मुझे लगता है पेज नंबर 266 में आपको फर्स्ट या सेकंड पैरा में ये वाली बात नजर आ जाएगी। देखें मैं सही कह रहा हूं, ऐसा है मेरे बच्चों? गुड। अब देखो बेटा इंडस्ट्री पे आ जाओ। ठीक है, अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा, इंडस्ट्री पे आ जाओ। अब इंडस्ट्री पे अगर आप आए इस चैप्टर की इंडस्ट्री पे, तो जैसे फर्टिलाइजर है, जैसे ग्लास है, जैसे डिटर्जेंट है, ये सारी चीजें हैं। अगर वो आपसे पूछता है तो पॉसिबिलिटी क्या है? तो इंडस्ट्री बहुत कम पूछी जाती है। अच्छा, बुकलेट में
जो चैप्टर 11 है वो आप स्किप कर सकते हैं, बुकलेट से आप प्रिपरेशन नहीं करें, क्योंकि बुकलेट में चैप्टर 11 जो इंडस्ट्री है वो रखी गई है ईकेट के बच्चों के लिए भी, ठीक है ना। मैंने जाहिर है बुक जब बनाते हैं तो सबके लिए बनाते हैं, उसमें मैंने अभी जो आंसर की सेंड की है उसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं बस वो कर लें आप। और इवन मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं, 3 चीजें फॉलो कर लीजिए। पहली चीज ये बुक फॉलो कीजिए, दूसरी चीज मेरा लेक्चर फॉलो कीजिए, और तीसरी चीज पास पेपर्स अभी मैं कराऊंगा उसको फॉलो कर लीजिएगा बस। फिर आपको कुछ जरूरत नहीं है, अगर 3 चीजों पे आपने कमांड ले ली, क्योंकि पास पेपर्स जब मैं कराता हूं तो उन क्वेश्चंस में वेरिएंट कराता हूं, मैं वेरिएंट करवाता हूं। जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन लिखा, इसकी वेरिएशन बता दी आपको मैंने। जैसे ये क्वेश्चन लिखा, पूछा था मोनोमर, लेकिन इसकी वेरिएशन मैंने IUPAC बता दी आपको। तो इस तरह मैं वेरिएंट कराऊंगा आपको, ठीक है, तो ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए। लेकिन अगर फर्ज करें आप इंडस्ट्री करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने वैसे तो मैं आपको मार्क जो है, मार्किंग जो है वो आपको दिखा रहा हूं कि देखिए ये है फर्टिलाइजर। सर दिखाइएगा, कैमरे में सही नजर आ रहा है, फर्टिलाइजर, ठीक बच्चों, फर्टिलाइजर। और देखें ये एक पैराग्राफ है जिसमें pH की वैल्यूज गिवन है। ये आपका लर्निंग मटेरियल है, याद करेंगे pH कितना होना चाहिए। फिर देखें नीचे कुछ फॉर्मूले गिवन है, यूरिया का फॉर्मूला, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले गिवन है। चिली सॉल्ट पीटर मैंने लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि KNO3 हो, NaNO3 हो सकता है, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अच्छा, अब जब आप, ये हम पेज नंबर 261 पर हैं, 260 पे हैं, सॉरी। जब आप 261 पर आएंगे, मेरे साथ साथ फॉलो अप कर लीजिए, 261 पर आएंगे तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट से क्या मुराद है? तो ये देखें, ये पर्पल कलर से मेंशन हुआ है, आप भी अपनी बुक में मार्क कर लीजिए जल्दी से। सुपर फॉस्फेट नजर आ रहा है? इट इज द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी फॉस्फेट एंड जिप्सम। आया मेरे बच्चों नजर? और ये देखें, ये भी एक फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक। ये किसका फॉर्मूला है? फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का फॉर्मूला है, ये भी मार्क कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये फर्टिलाइजर पर हमारी बात हो गई कि अगर वो बहुत मुमकिन फर्टिलाइजर पे कुछ पूछ सकता है तो वो आपसे ये पूछेगा। आगे चलते हैं। डिटर्जेंट, बड़ी तारीफें सुनी होंगी आपने, डिटर्जेंट ऐसा है, डिटर्जेंट वैसा है। असल में हम अगर डिटर्जेंट की बात करें तो हमारे पास वो हमसे पूछ सकता है कि भाई डिटर्जेंट सोप के मुकाबले में डिटर्जेंट का क्लीजनिंग एक्शन क्यों अच्छा होता है। तो उसकी वजह होती है, डिटर्जेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट। थोड़ा सा लर्निंग मटेरियल है, जो हो सका मैं इसमें समझा दूंगा आपको कि 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जो सॉल्ट डिसॉल्व कर सकता है और एक होता है जो ऑयल डिसॉल्व कर सकता है। आप ये देख सकते हैं 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब आप मेरी एक्सप्लेनेशन भी सुनते रहिएगा और इस पर भी तवज्जो दीजिएगा। देखिए ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक तो ये पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो स्ट्रक्चर अगर तुम गौर से देखो, सोप का और डिटर्जेंट का सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ फर्क है फंक्शनल ग्रुप। मैंने मार्क किया हुआ है, देखो सिर्फ फर्क है फंक्शनल ग्रुप, है ना बेटा फर्क। यानी सोप में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक है और डिटर्जेंट में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पैराग्राफ में मेंशन है। ये देखो इस पैराग्राफ में मेंशन, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, क्या वजह है कि डिटर्जेंट का क्लीजनिंग एक्शन हार्ड वाटर में मुतासिर नहीं होता, ठीक है ना, और सोप का खारे पानी में मुतासिर हो जाता है। तो सोप के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो स्कम प्रोड्यूस करते हैं, झाग प्रोड्यूस कर जो है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, A detergent remove dirt very easily,
ग्रीसी इनऑर्गेनिक कोवलेंट कंपाउंड द हाइट, अच्छा सॉरी मैं गलत कह गया, 263 में लास्ट पैरा जो है वो है, द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ डिटर्जेंट आर सॉल्युबल इन वाटर whereas corresponding salt of soaps are insoluble. This means detergent can be used in hard water. Hard water में अगर आप detergent इस्तेमाल करते हैं तो there is no wastage in the shape of scum. Precipitate produce hard water में detergent नहीं करता, soap करता है. तो फिर मेरा एक सवाल है, जब इतनी तारीफें हैं डिटर्जेंट की, तो मैं और आप डिटर्जेंट से नहाना शुरू कर दें? सर्फ एक्सेल से नहाए हम लोग, एरियल से नहाए? सोचे ना भाई, इतनी तारीफ हो रही है. इशू है. इशू क्या है कि डिटर्जेंट डर्ट साफ कर सकता है, जर्म्स नहीं. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. डर्ट साफ करेगा, जर्म साफ नहीं करेगा, जरासीम को किल नहीं कर सकता है. ये इसकी डिसएडवांटेज है डिटर्जेंट की, जरासीम किल नहीं करता है. ठीक है ना? तो देखें यहां पर ये मेंशन है पेज नंबर 264, ग्लास के ऊपर देखें, one disadvantage of detergent over soap is that hydrocarbon chain, unlike those of soap or derived from food substance, cannot be broken down by bacteria and dispersed. ठीक है ना? तो ये है डिटर्जेंट डर्ट क्लीनर अच्छा है, जर्म्स क्लीनर नहीं है. इसलिए आपने देखा होगा हम नहाने के लिए सोप यूज करते हैं, वरना लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं. कहते हैं भाई कपड़ा इतना क्लियर हो गया है तो हम कितने गोरे हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे. ठीक है ना? तो ये वजह है. ठीक है मेरे बच्चों? तो ये आप कह सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं जहां मेरी बेटा फिंगर है. ठीक है ना? बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, इसको आप लिख लीजिए ऊपर, लिखा हुआ है बल्कि मैंने, देखें, बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट. ठीक है बच्चों? अच्छा अब आइए ग्लास में. सिंपल, ग्लास में आपसे पूछ सकता है, आजकल बड़े जबरदस्त जो है ना शेप्स आ रहे होते हैं और डिजाइन्स बने हुए होते हैं ग्लास में. इसको हम ग्लास इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में ईचिंग कहते हैं. ये वो वाली ईचिंग नहीं, ठीक है, ईचिंग कहते हैं. और ये हम HF से करते हैं. देखिए टाइप्स ऑफ ग्लास के ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है, अगर आप देख सकें टाइप्स ऑफ ग्लास के ऊपर, ये बात हुई ना, देखें. ठीक है मेरे बच्चों? बाकी ऑर्डिनरी ग्लास तो आपको पता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मट्टी से बनाते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड डालते हैं तो हमारे पास ग्लास बनती है. ये भी आपको पता है कि ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड है. ठीक है, ग्लास इज नॉट अ सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड है. ठीक है. देखो ग्लास, गौर से सुनना, ग्लास और पेंट में पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाइट कलर कौन देगा? वही लेड पिगमेंट्स वाली कहानी. रेड कलर कौन देगा? येलो कलर कौन देगा? ये देखो यहां पे मेंशन है, यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है. ये तुम बुक स्टडी करना बेटा, और उसमें आप ये देख सकते हैं. बुक स्टडी कीजिएगा और देखिएगा, ये मैंने ये मेंशन किया हुआ है इसमें. ठीक, चलें आगे चलते हैं. रेयॉन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं. प्लास्टिक के बारे में ऑब्वियसली हमारी बात हुई है भी, ये सब पॉलीमर्स प्लास्टिक ही थे. पेंट में फिर वही मैं आपसे बात कहूंगा कि पेंट में आपने पिगमेंट्स बहुत अच्छे से करना है. ये देखिए मैं मेंशन कर रहा हूं, ये देखिए पिगमेंट्स. ठीक है. बाकी बेटा वार्निश लास्ट वाला टॉपिक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. वार्निश पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, एक छोटा सा टॉपिक है वार्निश. ठीक है. इंडस्ट्री नहीं आती, जैसे ये ना पेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते. तो यहां पर हमने चैप्टर नंबर 6 के साथ 11 भी कवर कर लिया. एक छोटा सा टॉपिक है होमोलोगो सीरीज, वो आप देखिएगा. होमोलोगो सीरीज किसी भी फैमिली में, अल्कोहल फैमिली, एल्डिहाइड फैमिली, कार्बोक्सिलिक फैमिली, अगर उनके फैमिली मेंबर का आप डिफरेंस लेंगे तो वो CH2 के बराबर होता है, दैट इज द मिथाइलिन ग्रुप. वो आपने इंटर में जैसे पढ़ा था वो आप पढ़िएगा. ठीक है. तो मेरा ख्याल है कि आपका कोर्स यहां पे कंप्लीट हो गया. ठीक है. स्केलेटल में पढ़ा, स्केलेटल नहीं पढ़ा हमने. ठीक है. ठीक है.
हाँ, स्केलेटल सबको पढ़ा है। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, अब मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा ना, कोर्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट है, नेक्स्ट क्लास में आप जो कहेंगे ना वो मैं रिवाइज करूंगा, आप टेंशन नहीं लें इस बात की, ठीक है। स्केलेटल पढ़ना चाह रहे हैं, मैं स्केलेटल आपको एक दफा, लेकिन आप एक काम करें, सर हमारे पास टाइम कितना है अभी, हो गया ना। अब आप एक काम करें, आप, मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि मैं जब भी आऊंगा, कल परसों, जब भी ये लोग मुझे क्लास देंगे, कोशिश है कि कल मिल जाए मुझे क्लास, तो आप लोग बेटा IUPAC रिवाइज करके आना। स्केलेटल हम एक प्रैक्टिस और कर लेंगे, स्केलेटल की कोई समस्या थोड़ी, इंशाल्लाह हो जाएगा स्केलेटल। और फिर पास पेपर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके वेरिएंट कराऊंगा कि भाई अगर पास पेपर में ये क्वेश्चन आया है तो अब कैसे आ सकता है। अब जाहिर है देखो, MCQs रिपीट नहीं होते, टॉपिक रिपीट होता है, टॉपिक पे कमांड होना चाहिए हमें, ठीक है। तो बेटा ऑर्गेनिक में मैंने आपको अच्छा खासा एक्स्ट्रा पढ़ाया, आपने देखा, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में भी मैंने भरपूर कोशिश की है, और अगर आप ये इतना कर लेते हो ना तो मैं डैम श्योर हूं इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। ग्रैंड टेस्ट डेट मैं दे देता हूं आपको, 29th ले लीजिए ग्रैंड टेस्ट डेट, 29th ऑफ सितंबर, ठीक है मेरे बच्चों। ऐसन तुम जैसा जीनियस बच्चा जब ऐसी बात करेगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा बेटा। ऐसन ऐसा नहीं करो यार, कर लोगे बेटा, कर लोगे, मुझे मालूम है ना तुम कैसे स्टूडेंट, कर लोगे तुम, इंशाल्लाह कर लोगे बेटा तुम, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।